दोस्तों, रात के यही कुछ 9:15 बजे का समय था जब मैं दिल्ली की मेन बाज़ार से ख़रीदारी करके पुराने बस स्टॉप के उधर जाने के लिए एक रिक्शा रोका, पर उस रिक्शे वाले ने पुराने बस स्टॉप के पास जाने से मना कर दिया और कहा, अरे भाई साहब, यहाँ पे एक नया बस स्टैंड है, आप वहाँ पे चले जाइए, क्योंकि रात में वो पुराना बस स्टॉप बंद हो जाता है। दोस्तों, वो क्या था कि न्यू बस स्टैंड से मेरे लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी और दिन में मैं अपने यहाँ से सीधे बस स्टैंड पे उतरा था, इसलिए मुझे वहीं पे जाना था क्योंकि मेरी बस वहाँ से सीधी जो थी। लिहाजन उस रिक्शे वाले से मैंने कहा, रात में वो बस स्टैंड बंद क्यों हो जाता है? वहाँ कोई भूत वूत घूमता है क्या? पहले तो वो रिक्शे वाला मेरा बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बोला, अगर भाई साहब वहाँ पे भूत घूमते ना तब तो ठीक था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है, एक बार कोई इंसान देख लेता है और उसका मुंह दोबारा नहीं खुलता और सदमे में जाके अपनी जान गंवा देता है या फिर उसका कलेजा फट जाता है। मुझे उस रिक्शे वाले की बेतुकी बातों पर एकदम भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, अपना सामान लेकर बस स्टॉप की तरफ निकल गया। मैंने और भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। मैंने और भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, बस उस सफ़र में इतना ही फ़र्क था, इस बार मैं रात में जा रहा था और लिहाजन में मैं उस रिक्शे वाले की बातों को नकारते हुए और अपना सामान लेकर उस बस स्टैंड की तरफ निकला। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर था। आसमान पूरी काले अंधेरे घनों में निपट गया था। बाजार की हल्की फुल्की रोशनी उस बस स्टैंड के पास नहीं पहुँचती थी। जैसे ही मैं पहुँचा, वो जगह मुझे एकांत में नज़र आई। उस जगह पे चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था, पर मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर एक बेंच पे थोड़ी देर बैठ गया। अब मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि बस कब यहाँ पे पहुँचे, मैं कब यहाँ से निकलूँ। मैं वहाँ पे बैठा ही था कि मेरी नज़र अचानक एक चमकीली चीज़ पे पड़ी, जो बस स्टैंड से महज थोड़ा सा आगे एक चमकीली चीज़ नज़र आ रही थी। उसको देखकर मैं अचानक से हैरान हो गया। फिर मैं उठा, उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई कांच का टुकड़ा चमक रहा हो, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी, जहाँ पर वो चीज़ चमक रही थी वहाँ पे लाइट की रोशनी भी नहीं थी। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, वहाँ का दृश्य देखकर मैं तो हैरान ही हो गया। वो एक छोटी सी अंगूठी थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा चमक थी कि वो अंगूठी किसी अजूबे से कम नहीं थी। मैंने अंगूठी उठाई कि इतने में ही मुझे हेडलाइट की रोशनी नज़र आई। जब मैं बस स्टैंड की उधर देखा, मैंने पाया कि मुझे एक बस अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रही थी। मैंने उस अंगूठी को अपने जेब में डाली और भागते हुए बस के पास पहुंच गया। मुझे इसी चीज़ का डर था कि कहीं बस निकल ना जाए। फिर मैं बस में सवार हुआ। बस भी खुल गई। पता नहीं क्यों उस बस में बैठने से पहले ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं फिर भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठकर मैं आराम फरमाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद बस उस जगह पे पहुंच गई जहां पर मुझे उतरना था और उस इलाके में पहुंचकर चैन की सांस मिली कि जब से मैं उस बस के अंदर बैठा था तब से मुझे वहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं वहां से उतरा, अपनी घर की तरफ निकलने लगा। अब तक वो बस भी वहां से निकल चुकी थी। मैं जैसे जैसे अपने उस जानी पहचानी गांव की तरफ बढ़ने लगा, वैसे वैसे मुझे लग रहा था मेरे अलावा मेरे साथ कोई और चल रहा है, जिसकी मौजूदगी का मैं एहसास कर सकता था। ऐसे में मैं थोड़ा घबरा गया। इसी बीच मुझे वो आदमी की कही हुई बातें याद आने लगी। दरअसल उस रिक्शे वाले ने मुझसे कहा था कि मुझे उस बस स्टैंड के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसा रहता है जिसे देखने के बाद हमें
बहुत तगड़ा सदमा लगता है, लेकिन उसकी बातें सरासर झूठी साबित हो गई, जिससे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया। दरअसल जहां पर मैं रहता था वहां पर मैं किराए पर पूरा का पूरा हॉल ही बुक कर रखा था। मेरा गांव यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर था और मैं अपने घर वालों से अलग इसलिए भी रहता था क्योंकि मुझको दुकान का काम करना पड़ता था। इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही थका हुआ था। तब मैं अपने बेड के पास गया और आराम करने लगा। फिर उस चमकदार अंगूठी की याद आ गई। मैंने उसे अपनी जेब से निकाला और फिर मैं उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। वैसे एक वो अंगूठी ही थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए मैं सोने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। फिर मुझे ऐसा एहसास होने लगा कोई मेरे आजू बाजू में चल रहा है। एक कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई स्त्री है जिसकी पायल की धुनी बार बार मेरे कानों में गूंजती और फिर उसके बाद उसकी हंसने की आवाज़ भी आती। ये थोड़ी देर के लिए हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी अचानक से आंख खुल गई और अपने आजू बाजू में देखा। वहाँ पर मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। पता नहीं पर क्यों अभी तक मेरे शरीर का पूरा तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि बाहर उठकर देख सकूं कि मेरे साथ हो क्या रहा था। ऊपर से मेरा सर भी बहुत भारी था। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा थकावन की होने की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। फिर से मैं अपनी बेड पर सर रख के सोने लगा, लेकिन दोस्तों आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ। जैसे ही मैं अपनी आंख बंद करके नींद में जाता तो मुझे तभी बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। जैसे तैसे मैंने उस रात को बिताया। फिर जैसे ही सुबह हुई सब कुछ मानो जैसे कि नॉर्मल हो गया। मेरा शरीर भी सामान्य महसूस होने लगा। फिर मैंने ये सारी घटना अपनी एक करीबी दोस्त को बताई, लेकिन उसे भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। दरअसल मेरे दोस्त ने बताया कि ज़्यादा थकावन की वजह से हमारे शरीर में इस तरह की हलचल होना बहुत ही आम बात है। मेरे दोस्त ने भी मुझे वही सलाह दी। फिर बाद में मैंने उस चीज़ को सोचा था, फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और वापस से नॉर्मल होके रहने लगा। 2 से 3 दिन तक तो सब कुछ सामान्य रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उस दिन की थकावट ही थी जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। तीसरे दिन रात मैंने ऐसा कुछ देखा जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था। उस रात मैं अपना काम वाम निपटाने के बाद खाना वाना खाकर अपने बिस्तर पे आ गया और रात को फ़ोन चलाते चलाते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे हाथ को किसी ने दबोचा हुआ था। पहले तो मेरी नज़र उस हाथ पे गई। मेरे बाएं हाथ को दबोच रखा था। उसके बाद मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब तक रात के 1:30 बजने वाले थे। उसके बाद मैंने अपने बगल में धीरे धीरे देखने की कोशिश की। वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरी हालत ही पतली हो गई। दरअसल मैंने देखा कि वो एक लड़की थी जिसका पूरा बदन दूध की तरह सफ़ेद था। तो मुझे उस लड़की की तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर उसके बाद उस लड़की के चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान आ गई। उसके डरावने चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखकर मैं तो दहशत में चला गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तभी मेरी नज़र उस औरत के हाथ पे चमकदार रिंग पे पड़ी। उसको देखकर मैं सारा माजरा अच्छी तरह से समझ गया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था कि और आगे मुझे क्या करना था। कि मैं उठने की हिम्मत तो करता पर उठ नहीं पाता और उस जगह से खड़ा नहीं हो पाता। मैं इतना तो समझ चुका था कि चमकदार और यूनिक दिखने वाली उस अंगूठी की वजह से हो रही है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और भगवान का नाम लेकर
जोर से उठने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर एकदम नॉर्मल हो गया है। फिर अचानक ही मेरी आंख खुली। मुझे मालूम ही नहीं कि वो मेरा बुरा सपना था या हकीकत, या फिर मेरे साथ सच में कुछ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन उस रात मैं समझ गया था कि किस लिए मेरे साथ इस तरह की अजीब चीज़ हो रही थी। फिर उसके बाद मैं उठा, इधर उधर देखने लगा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि अब उस बेड के ऊपर मैं लेटा रहूं, और घूमते फिरते हुए किसी तरह मैंने उस रात को बिताई। और जैसे ही सुबह हुई और हमारे ही गांव के पुजारी के पास सीधा चला गया। गांव के पुजारी के पास पहुंचने के बाद पता चली, ये सुनकर तो मेरी होश ही उड़ गए। दरअसल गांव के पुजारी ने मुझे बताया कि किसी काली शक्ति का साया है, और वो कोई मामूली शक्ति का साया नहीं है, भयानक ताकत है जो दिन पर दिन मेरा खून चूसती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा महज 10 से 15 दिन में मेरा शरीर पूरा सूख जाएगा। अगर मुझे उस काली शक्ति से बचना है, अंगूठी के साथ किसी तंत्र मंत्र चीज को उसी जगह गाड़ना होगा जहां से मैंने उस अंगूठी को उठाया था। और उस टाइम रात के 12 बजने चाहिए। दोस्तों, पंडित जी का बात सुन के मेरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस से उस बस स्टैंड के पास जाऊं, और वो भी रात के समय। पर अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था, और पंडित जी मेरे साथ आने से मना कर रहे थे। लेकिन फिर पंडित जी ने मेरे साथ आने को हाँ कर दिया, जिससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई। मैं जानता था जब तक पंडित जी मेरे साथ होंगे तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर अगली रात शनिवार की रात थी, और हमें भी उसी रात का इंतज़ार था। लेकिन मैं आज की रात से भी घबराया हुआ था, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो भयानक शक्ति मेरे साथ कल से भी ज़्यादा भयानक करने की कोशिश करेगी। ऐसे में मैंने अपने एक दोस्त को अपने घर पे बुला लिया, और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता तो मेरे कानों में रोने और हंसने की आवाज़ बार बार सुनाई देती। ऐसे में मेरा सर काफ़ी भारी होने लगा। तमाम कोशिश के बावजूद भी मैं सो ही नहीं पाया। और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई और मुझे चैन की सांस मिली, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से रात काटनी थी। और जैसे ही मैं उस अंगूठी को बिस्तर के उधर उधर ढूंढने की कोशिश किया, तभी मैंने पाया कि वो मेरे सिराने पड़ी हुई थी। उसकी चमक वैसे ही अभी भी बनी हुई थी। रात के लगभग 10 बजे के आसपास पंडित जी के साथ टैक्सी में उस बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इस काम को करना भी बहुत ही ज़रूरी था, वरना बात मेरी जान पर आ सकती थी। हम जैसे ही उस बस स्टैंड के पास पहुँचे, वहाँ का सन्नाटा देखकर हर किसी की हालत ख़राब हो जाए। उसके बाद उस पुजारी ने मुझको रुकने को कहा। थोड़ी देर तो हम लोग वहीं पे बैठकर इधर उधर देखने लगे। फिर जैसे ही रात को 12 बजने को आई, तभी उस पुजारी ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी और मौत आपस में टकराने वाली है। अगर तुम इस काम को ढंग से नहीं किया तो तुम्हें यहीं पे अपनी जान गंवानी होगी, और अगर ये काम तुमने ठीक से कर लिया तो भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा उसके बारे में तुमने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए तुमको सोच और समझ के कदम उठाने हैं। दोस्तों, उसके बाद उस पुजारी ने मेरे हाथ में नारियल दिया, और उसके बाद वो अंगूठी दी। उस नारियल के ऊपर खून के कुछ छींटे थी। शायद वो छींटे इसलिए भी थी, शायद किसी भी बुरी शक्ति को अपनी ओर आमंत्रित किया जाए। जैसा उस पुजारी ने मुझे बताया था, मैं वैसे उस नारियल के साथ चमकता हुआ अंगूठी को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस पड़ाव पर पहुंच जाएगी। फिर मैं धीरे धीरे अपनी कदमों के साथ उसी जगह पे पहुंच गया जहां से मैंने उस अंगूठी को उठाया था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई और भी है, जिसके होने का मुझे एहसास हो सकता था, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता था। मैं जैसे ही ठीक उस जगह पे पहुंचा तो मैंने उस नारियल के साथ ठीक उस अंगूठी को वैसे ही रख दिया जैसा कि उस पुजारी ने मुझको बताया था। जैसे ही मैं उस नारियल के साथ अंगूठी को रखा, वैसे ही पूरी धरती कांपने लगी
और वैसे ही अंदर से एक हाथ बाहर निकला, धूल को फाड़ कर। जैसे ही वो हाथ बाहर निकला, डर के मारे मेरा शरीर पूरा पसीना छोड़ने लगा। मैं तुरंत ही मुड़ा और वहाँ से भागने लगा। दरअसल उस पुजारी बाबा ने मुझको बताया था कि ऐसा होते ही मुझे वहाँ से सरपट दौड़ लगानी है, सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाना है। फिर ठीक मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैं गाड़ी में आकर बैठा, पुजारी बाबा ने मुझे कुछ नियम बताए। उस नियम का ध्यान रखना था और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और हम सभी घर लौट आए। पर अच्छी बात यह थी कि उस दिन के बाद मैंने दोबारा उस तरह की कभी भी आवाज़ नहीं सुनी। और साथ ही इस घटना के बारे में मैं अपने कुछ दोस्तों को बताया। तब जाकर मुझको पता चला कि उस बस स्टैंड पर लगभग 7 साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी। बदमाश लोग ने उनके गहने वगैरह चुराकर और साथ गलत काम कर लिया और उस दिन के बाद से उस महिला की उस बस स्टैंड पे अपनी कब्जा जमा लिया। पर उस बस स्टैंड पर रात को सोने चांदी चीज़ जैसी पड़ी हुई मिलती है, जिनको उठाने के बाद इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता। फिर दोस्तों उसके बाद से मैं कभी भी रात को कभी भी उस बस स्टैंड की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। मैं आपका दोस्त जल्दी ही मिलूँगा ऐसी फिर कोई घटना के साथ। दोस्तों डॉक्टर अगर किसी की मौत डिक्लेयर कर दे तब भी बाय एनी चांस वो इंसान ज़िंदा हो सकता है। आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये चमत्कार होते हुए खुद देखे भी होंगे। और मेरी आप बीती भी कुछ ऐसी ही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वो मर के ज़िंदा होने वाला इंसान मैं ही हूँ। आज से 7 साल करीब पहले मेरा एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिससे मेरी बाइक एक 12 पहिए वाली ट्रक से भिड़ गई थी। मेरे हाथ पैर की पूरी हड्डियां टूट चुकी थी और वक्त रहते ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। जब तक मैं होश में था मैं अपने आप को देख के समझ गया था कि मैं अब नहीं बचूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। उसी रात मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। पर ये मेरा अंत नहीं था। अचानक मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे एक अचानक सा बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई और जैसे ही आंखें खुली तो मैंने अपने सामने पिताजी को देखा। पिताजी थे, दोनों हाथ जोड़े अपने सर ठिकाए हुए मेरे सामने पड़े हुए थे। फिर मैंने अपने आसपास नज़र फिरा के देखा तो कुछ लोग इर्द गिर्द बैठे हुए थे जो कि बहुत ही अजीब दिख रहे थे। फिर मैंने एक नज़र अपने पे डाली तो मैंने देखा मेरा पूरा बदन लाल कीचड़ से पूरा सना हुआ है। इतने में ही मैं कुछ समझ पाता। जो मेरे इर्द गिर्द आदमी बैठे हुए थे अचानक ही मेरे आँख पे काली पट्टी बांध दी। फिर मुझे एक कपड़े में लपेटने लगे और मुझे कुछ महसूस होना भी बंद हो गया था, पर मेरी आंखें खुली हुई थी। अब ना तो मुझे कुछ बाहर का सुनाई दे रहा था और ना ही वो मेरे बदन पे लपटा हुआ कपड़ा भी महसूस हो रहा था। इस दौरान मैंने अपने पिताजी, जिसे मैंने अपने सामने खड़ा हुआ देखा था, इर्द गिर्द मैंने देखा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर मैंने आवाज़ भी लगाई तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर मैं पूरा शांत हो गया। फिर अचानक ही मुझे संग की धुनी सुनाई देने लगी। धुनी के फ़ौरन बाद ही आवाज़ भी आने लगी लोगों की। मेरे पे वो लिपटा हुआ कपड़ा और आंखों की पट्टी हटाई गई। फिर जो मैंने देखा अपने परिवार और घर वाले के साथ था। ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, पर ना जाने क्यों मेरे परिवार मेरे करीबी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने जब उनसे सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम लोग मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो? फिर मेरे घर वाले ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, बस इशारे से बताया बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि वो चिपचिपी लाल मिट्टी अभी भी मेरे पूरे शरीर पे लगा हुआ था। तो मैंने सोचा शायद इसीलिए मेरे घर वाले मेरे करीब आने से कतरा रहे हैं। लिहाजन तुरंत ही फिर मैं नहाने चला गया। फिर जब मैं नहा धो के आया, मेरे घर वाले मुझसे बात तो कर रहे थे पर कुछ भी खुल के बोल नहीं रहे थे मुझे। मैं इतना तो समझ गया था कुछ ज़रूर बात है, पर क्या ये तो मुझे जानना बहुत ही ज़रूरी था। फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा जोर देते हुए कि आखिर बात क्या है। तो पिताजी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताई कि बस बेटा इतना जान लो,
लो, ये तुम्हारी दूसरी ज़िंदगी है। तुम्हारी मौत 1 साल पहले ही हो चुकी है और तुम्हें मौत की दुनिया से मुझे वापस लाने में 1 साल लग गया। पिताजी के ये कहने से कि मेरी मौत 1 साल पहले हो गई, मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। फिर पिताजी ने मुझे मेरा डेथ सर्टिफिकेट दिखाया तो ये देख के मैं पूरा दंग रह गया। अपना डेथ सर्टिफिकेट देखने के बाद मेरे गले से बात ही नहीं उतर रही थी कि मेरी मौत पहले ही हो चुकी है। मैं अभी और पिताजी से सवाल करता, तभी पिताजी ने मुझे बोला कि कैसे हुआ नहीं हुआ, इस सब से बेटा तुम जितना दूर रहोगे उतना ही हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। ये बोलकर पिताजी वहाँ से चले गए। खैर उस समय मैंने पिताजी की बात मान ली और कोई सवाल जवाब नहीं किया, पर मेरे मन में यूं ही सवालों का सैलाब उठा हुआ था और मैं बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। फिर दिन यूं ही गुजरते गए। ना जाने क्यों मेरे घर वाले मेरे से यूं ही दूरी बनाए रखते। रात होते ही सब अपने अपने कमरे में चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते। उसके बाद वो लोग एक ही बार अगली सुबह ही वापस आते। फिर मुझे बहुत अजीब महसूस होता। मुझे कभी कभी लगता कि मैं हूँ ही नहीं। कभी कभी अपना शक्ल शीशा में देख के सोच में पड़ जाता ये कौन है। फिर मुझे अलग अलग शौक भी लग गई थी, जैसे कि पेंटिंग की। फिर मैं पेंटिंग बनाता तो वो पेंटिंग बहुत ही डरावनी बनती और बहुत ही मनहूस बनती, क्योंकि उस पेंटिंग में जब भी मैं बनाता किसी न किसी की मौत ही होती रहती है, वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से। हैरानी की बात तो ये है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कब मैंने पेंटिंग बनाना शुरू किया है और कब ख़त्म। पेंटिंग तक तो ठीक था, पर गुजरते वक्त के साथ मेरे साथ एक चीज़ और होने लगी। दरअसल एक सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा अपने बिस्तर पे नहीं, कब्रिस्तान के किसी कब्र पे लेटा हुआ हूँ। अपने आप को उस कब्र पे लेटा हुआ देखकर मैंने ज़ोर से चीखा और गिरते पड़ते उस कब्रिस्तान से पहले बाहर भागा। फिर जाकर मेरा शरीर मेरे काबू में आया। फिर मैंने जैसे ही बाहर इधर उधर देखा तो मुझे एक बस स्टॉप दिखाई दिया जहाँ कुछ लोग मौजूद थे। फिर मैंने जाके उन लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये हसरंगाबाद है। आज से पहले कभी भी इस जगह के बारे में मैंने नहीं सुना था। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से सरौली कितना दूर है, तो उन्होंने बताया कौन सा सरौली। तो उन्होंने इस पे सवाल करते हुए पूछा, मक्के वाला या बिरौदा वाला सरौली की बात कर रहे हो आप? बिरौदा वाला नाम सुन के मैंने बोला, हाँ हाँ बिरौदा वाला ही सरौली। हाँ मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ, पर वो तो यहाँ से 350 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके लिए तो आपको बस सामियाने से मिलेगी, नहीं तो आप ढोचकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी पकड़ सकते हो। पूर्वैया एक्सप्रेस शाम के 7 बजे जाती है। दोस्तों ये जानने के बाद मैंने ढोचकी पहुंचा और ढोचकी से वापस ट्रेन ले ली। और दोस्तों मेरा मन बहुत आसान था, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं था अपने घर से 350 किलोमीटर कोई कब्रिस्तान में पहुंच जाना। और सबसे बड़ी बात, मुझे कुछ याद भी नहीं था कि क्या हुआ मेरे साथ, पर मुझे इतना ज़रूर पता था इस सब के बारे में पिताजी ज़रूर जानते होंगे। फिर जैसे ही मैं अपने घर गया, पर देखा सूरज ढल चुका था और रात हो गई थी। पिताजी अपने कमरे की गेट लगा के सो चुके थे और मुझे पूरा अंदाज़ा था कि गेट ढकाने के बाद भी पिताजी गेट नहीं खोलेंगे। फिर मैंने गेट ढकाया, बहुत ही आवाज़ भी लगाई, पर पिताजी का कोई भी आवाज़ नहीं आया और ना ही कुछ रिस्पॉन्स किए। फिर वहीं मैं दरवाज़ा पीटते पीटते आंखों में आंसू लिए बैठ गया था और मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था। एक तो यहाँ पे मेरे साथ ऐसी घटना हो रही थी और एक परिवार का ऐसा रूप रंग देख के मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था। खैर मेरे आंसू के साथ रात भी गहराते गई और मेरे आंखों पे भी भारीपन सा लगने लगा था और बार बार आँख के पलक झपकते ही नींद मुझे अपने आहोश में ले रही थी। और मुझे इस बात का ज़्यादा डर था कहीं मैं सो गया तो कहीं फिर से मैं उस कब्रिस्तान में ना पहुंच जाऊं। इसलिए डर की वजह से मैं अपनी पथरीली हुई आंखों से पूरी रात गुजार दिया। फिर सुबह होते ही पिताजी ने गेट खोला और मुझे देख के रो पड़े और बोले, ये सब जो हो रहा है बेटा मेरे वजह से ही हो रहा है। काश उस टाइम मैंने उस आदमी की बात नहीं मानी होती। तुझे जिंदा करने के बजाय जिम्मेदार पिता के वजह से अंतिम संस्कार करके तुझे विदा कर दिया होता। बेटा तू इस धरती पे जो है ये धरती है ही नहीं तेरी। ये सब पिताजी की बात सुनकर मुझे कोई भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा था इंसानों की
सोच से कोसों दूर था। और इतना तो मैं समझ गया था कि ये जो धरती है इंसानों की तो नहीं है। ये सब पिताजी बोलकर फिर अपने कमरे के अंदर चले गए और गेट बंद कर दिए और बोले, बेटा तू यहाँ से कहीं दूर चला जा और दोबारा यहाँ कभी लौट के मत आना। ये सुनकर फिर से मैं जिंदा मर गया। आखिरकार एक परिवार ही तो था जिससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, पर पिताजी ने भी ऐसा कह दिया। फिर मैं अपने आंख में आंसू लेते हुए उस दहलीज से निकल गया। पर जाना कहाँ था ये तो मुझे पता ही नहीं था। कुछ दूर जाते ही मैं सड़क से जा रहा था, तभी कोई एक इंसान मेरे से टकरा के जोर से चिल्लाने लगा, भूत 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 भूत। फिर जैसे ही मेरी नज़र उस इंसान पे पड़ी जो मुझे देख के भूत भूत चिल्ला रहा था, फिर मैंने उसका कान पकड़ा और कान पकड़ के मरोड़ते हुए बोला, साले तू सुधरेगा नहीं, आते ही मस्करी करना शुरू कर दिया तू। और वो इंसान और कोई नहीं, मेरे ही कॉलेज का दोस्त वरुण था। फिर वो एकदम सा चुप हो गया। फिर मुझे बताया कि वो एक्सीडेंट में तू 1 साल पहले मर गया था। हम सब तेरे अंतिम संस्कार में भी पहुंचे थे। ये अलग बात है कि तेरे अंतिम संस्कार में आए सभी लोगों को अचानक ही तेरे पिताजी ने वापस चले जाने को कहा और सबको बोला ज़रूरत नहीं है ये तमाशा देखने के लिए, और ऐसे व्यवहार के कारण तभी सभी कोई चले गए। पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू अभी भी जिंदा है। इतना तो मैं समझ चुका था कि मैं सच में मर चुका हूँ, पर दिक्कत की बात तो ये थी, वो एक्सीडेंट के अलावा मुझे और कोई बात याद ही नहीं थी क्या हुआ था मेरे साथ। फिर मैंने सारी बात वरुण को बताई। वरुण को भी सुन के होश उड़ गए, पर वरुण को पूरा विश्वास था जो मेरे साथ हुआ था। हकीकत में तो कोई मरता हुआ आदमी भी कभी भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वरुण ने मुझे जिंदा भी देखा था और मरते हुए भी देखा था। खैर ये सब सुनने के बाद वरुण ने अपने मुझे साथ में चलने को कहा। फिर मेरे मन में ये भी आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर हालांकि मैं वरुण के साथ चलने लगा। हम उसके घर जा रहे थे। चलते चलते वरुण को अचानक एक रास्ते पे एक भुड़के वाली औरत दिखाई दी। फिर वरुण ने उसको देख के अचानक से बोला, हाँ हाँ मुझे याद आया, तेरे अंतिम संस्कार पे जब मैं पहुंचा था तेरे घर, तो तेरे पिताजी को एक भुड़के वाली से अकेले साइड में बात करते हुए सुना था, और वो भुड़का काला नहीं था, नीले रंग का था वो भुड़का। वरुण की ये बात सुन के मैं सोच में पड़ गया कि ये भुड़के वाली कौन थी और पिताजी उससे अकेले में क्या बात कर रहे थे हाथ जोड़ के। बढ़ते सवालों के साथ मैं वरुण के घर पहुंचा और उसके घर पे जाके खाना खाने लगा। खाना पीना करके मैं वहीं साइड में बैठ गया और वरुण को भी कोई काम से बाहर जाना पड़ा, और आस्ते आस्ते मेरी आंख फिर से भारी होने लगी। मैं सोना तो नहीं चाहता था, पर नींद पे मेरा काबू नहीं रहा और मेरी आंख लग गई। और जैसे ही आंख खुली, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं वही कब्रिस्तान में जाके लेटा हुआ था, पर इस बार मैं उस कब्र पे सोया हुआ नहीं था। इस बार उस कब्र को मैं खोद रहा था, और ये देख के मैं काफ़ी डर गया और ज़ोर से चीखा और पीछे भागा तो मैं उसी भुड़के वाली को देखा, नीले भुड़के में जो थी। वो मुझे देख के बोली, मर जाओ। इतना में ही मैं कुछ समझ पाता, तभी मैं कब्र पे गिर गया। फिर जो हुआ दोस्तों मेरे साथ उस रात, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। अगर आप ये जानना चाहते तो बने रहे हमारे चैनल पे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं रात का रहस्य, तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, बस का सफ़र तो आप लोग करते ही हैं, और बस के सफ़र में अनजान लोग से मेल मिलाप तो ये होता ही रहता है, जो कि आम बात है। अगर वही अनजान आदमी आपको अमीर बना दे और आपके सारे सपने पूरे कर दे, तो फिर आपको कैसा लगेगा। उसी बस में एक ऐसा आदमी था जो मुझे अमीर बनने बोल रहा था, और बाकी जितने पैसेंजर थे बस के, उसने उसको बोला कि आप मुझे अमीर बना दो, आप मुझे अमीर बना दो। पर वो आदमी किसी को भी नहीं बना रहा था। तो मुझे लगा वो आदमी बहुत ही घमंडी टाइप का है। ये सब देखने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, पर वो आदमी किसी का भी नहीं सुना। फिर वो आदमी मुझे बोला, क्या हुआ, आ रहा है तू मेरे साथ? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोग इस आदमी से इतना मिन्नतें क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ये है कौन। फिर से उस आदमी ने मुझे बोला, क्या हुआ, आ रहा है तू मेरे साथ? फिर मैं उस आदमी के साथ चला गया दोस्तों। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो सुन के आप पूरा हैरान हो जाएंगे।
दोस्तों मेरी सारी बात सुनने के बाद आपका भी जो है डर से रूबरू हो जाएगा। दोस्तों मेरा नाम बीरू है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और झारखंड एक छोटे से कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं सही बताऊँ तो मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बस घर वाले के चक्कर में मैं पढ़ाई करता था और घर वाले बोलते थे अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तू पैसे कैसे कमाएगा। घर वाले मेरे पे रोजाना डेली चिल्लाते थे और मुझको बोलते थे पढ़ाई नहीं करेगा तो पैसे कैसे कमाएगा। तो मैं बोलता था मैं पैसे और भी तरीके से कमा सकता हूँ और मैं हमेशा शॉर्टकटी तरीका यूज़ करना चाहता था पैसा कमाने के लिए। इसलिए घर वालन के चक्कर में मुझे मजबूरन पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैं हमेशा से शॉर्टकट तरीका ही अपनाना चाहता था और शॉर्टकट में मैंने बहुत बार पैसा भी कमाया, पर जितना मुझे चाहिए था उतना मैं कमा नहीं सका। इसलिए मुझे शॉर्टकट तरीका ही अच्छा लगता था पैसा कमाने का। खैर मेरे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था जो मुझे किसी बाहर देश में जाके वहाँ की जानकारी लेना था। एक तो मुझे ऐसे ही पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता था और ऊपर से ये स्कूल वाले कॉलेज वाले इधर उधर भेज के दिमाग ख़राब करते रहते थे। और ये कॉलेज वाले जो मैं नहीं करना चाहता वही ज़बरदस्ती मेरे से करवा रहे थे। फिर प्रोजेक्ट के मिलते ही मैंने अपने घर वालों को बताया। फिर घर वाले ने बोला जाने की तैयारी कर। मैं नहीं जाना चाहता था, फिर भी अपना मन मार के मैं जाने के लिए तैयार हो गया। बैग सब पैकिंग कर लिया क्योंकि मुझे दूसरे शहर जाना था और मुझे बस से जाना था। तो मैं जाने के लिए तैयार था। बस शाम की थी। फिर मैं अपने शाम को तय समय से घर से निकल गया। फिर मैं वहाँ से ऑटो लिया और बस डिपो की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद बस डिपो के पास पहुँचने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे तो आज बहुत कम बस चल रही है और कुछ ही बस वहाँ पे खड़ी थी, जिस वजह से मुझे बस मिल नहीं रहा था। फिर मैं इधर उधर कितना पूछने के बाद मुझे एक बस दिखाई दी। फिर मैंने बस कंडक्टर से पूछा क्या ये बस वहाँ जाएगी, तो बस वाले बोले हाँ ये बस वहीं जा रही है। फिर इतना सुनने के बाद मैं जाके बस के अंदर बैठ गया। बस के अंदर काफ़ी लोग थे, वहाँ पे कुछ आदमी दिखाई दे रहे थे बस के अंदर। फिर मैं जाके एक सीट के पास जाके बैठ गया। मेरी बगल की सीट खाली थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लगता है बस भर के यहाँ से अब जाएगी। तभी बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट कर दिया और काफ़ी रात भी हो चुका था और बस के जाने का टाइम भी हो चुका था। फिर बस वहाँ से स्टार्ट होके निकल गई। तभी मैंने अपने कान में हेडफोन लगा लिया और गाना का आनंद लेने लगा। गर्मी का महीना था और खिड़की से ठंडी ठंडी हवा मुझे एक अलग ही एहसास दिला रही थी। ऐसे सफ़र करना तो मुझे काफ़ी पसंद था, पर अगर मेरी पसंद का सफ़र हो तो। बस को चलते चलते काफ़ी 2 घंटे हो चुके थे और मुझे आस्ते आस्ते अब नींद भी आने लगी थी। तभी मैंने अपने हेडफोन को उतार के बैग में रख दिया। फिर मैं जैसे ही सोने जा रहा था बस एकदम से रुकी। फिर मैं खिड़की के बाहर जब देखा तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। उसके लिए बस को रोका गया था। फिर वो आदमी अंदर आके मेरे पास बैठ गया। फिर वहाँ से बस चलनी स्टार्ट हो गई। फिर बस के जितने भी पैसेंजर थे सभी उसके पास आके बोलने लगे भाई साहब मुझे अमीर बना दो, कोई बोलता मुझे अमीर बना दो। फिर ये सब देख के मैं सोच रहा था क्या ये सब पागल हो गए हैं। फिर हाँ ये बात था कि वो जो आदमी था पूरे शरीर पे सोने का सामान पहना हुआ था। हाँ इससे ये तो ज़रूर साबित होता था कि वो आदमी जो है बहुत ही मालदार है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उसके सामने ऐसे भीख क्यों मांग रहे हैं और ये आदमी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि ये आदमी कितना घमंडी है, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस आदमी पे। फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ फिर मैं पैसेंजर को बोला कि आप लोग ये क्या हो गया है, आप लोग पागल तो नहीं हो गए, भला ये आदमी के सामने आप ऐसे क्यों बोल रहे हो और ये आपको कैसे अमीर बना देगा। जब ये आदमी कोई जवाब ही नहीं दे रहा है तो आप लोग क्यों पागलों की तरह इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वो पैसेंजर फिर मुझे बोलता है भाई आपको नहीं पता है ये आदमी जिसे अगर साथ में जाने को बोले तो उसको पक्का ये अमीर बना देता है। फिर मैंने उन लोगों से बोला क्या ये फालतू की बात कर रहे हो, ऐसे भी भला क्या होता है। तो वो आदमी ने मुझे बोला कि भाई आपको नहीं पता ये आदमी पक्का जिसे ले जाता है वो सही में अमीर बन जाता है, आपको विश्वास नहीं होगा आप ये वीडियो देखो। फिर मैं वीडियो में देखा तो वो बता रहा था ये मेरा चाचा है जो आज बहुत अमीर बन चुका है और वीडियो में सही में एक आदमी उसके साथ जा रहा था जो बहुत ही अमीर बन चुका था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि भला ऐसे भी कैसे हो सकता है।
तभी उस आदमी ने मुझे बोला, भाई तुम भी एक बार पूछ लो, क्या पता वो खुशनसीब आदमी तुम ही हो। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, फिर तब भी मैंने सोचा कि एक बार मैं बात करके देखता हूँ। फिर मैंने भी सोचा चलो अब मैं पूछ ही लेता हूँ। मेरे मन में भी अंदर अंदर लालच पूरी भर चुकी थी उन लोगों की तरह, और ऐसे भी शॉर्टकट तरीका अपना के पैसा कमाना, तो मैं सोच ही रहा था कि कैसे भी मैं अमीर बन जाऊं। फिर मैं आखिरकार उस आदमी को बोल ही दिया, क्या आप मुझे अमीर बना दोगे? पर उसका कुछ जवाब नहीं आया, तो मैं अपने आप को कोसने लगा, शायद मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है कि मैं अमीर कभी बन पाऊँ। तभी अचानक से बस की ब्रेक लग जाती है। तभी वो आदमी उठता है और मुझे बोलता है, चलो साथ में। तभी बस के सारे पैसेंजर मुझे देखने लगे और मुझे भी अपने खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आदमी बार बार मुझे बोल रहा था, भाई तू साथ में चल रहा है ना, तो जल्दी आ जा। फिर सब कोई मुझे देखे ही जा रहे थे कि भाई अचानक वो आदमी इसको कैसे बुला लिया। फिर मैं बस के नीचे उतरा उसके साथ, और सारे पैसेंजर मुझे बस की खिड़की से देखे ही जा रहे थे। फिर मैं देख पा रहा था सारे पैसेंजर का मुंह एकदम उतरा सा हुआ था, एकदम उदास हो चुके थे। मैं इतना तो समझ गया था कि वो लोग को सदमा लग गया कि ये आदमी इसे कैसे बुला लिया, और मैं अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा था कि आज तो मैं पक्का अमीर बन ही जाऊंगा। फिर मैं उतर गया, बस भी वहाँ से चली गई। फिर मैं कुछ देर वहाँ पे रुका उस आदमी के साथ। फिर मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई साहब आप मुझे कैसे अमीर बना दोगे? मेरे बोलने पे भी उसका कुछ जवाब नहीं आया, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था इसके बारे में, पर मैं कर भी क्या सकता था, मुझे अमीर जो बनना था। फिर वो आदमी चलने लगा, फिर मैं भी उसके पीछे जाने लगा। वो बोला चलो मेरे साथ पीछे पीछे, मैं भी उसके साथ चलने लगा। फिर वो मुझे एक सुनसान सी जगह पे लेके जाने लगा, पर मैं कर भी क्या सकता था, मैं भी उसके साथ चला गया। फिर वो जहाँ पे मुझे लेके गया वो एक सुनसान सा जगह था, वहाँ पे एक गांव बसा हुआ था, और वहाँ पे इस आदमी का एक आलीशान महल भी था। वो आलीशान महल में मुझे लेके आया। फिर वो आदमी ने मुझे बोला कि जैसे मैं अमीर बना हूँ वैसे मैं बना दूंगा, पर इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जैसे मैंने सबको अमीर बनाया है, ये काम बहुत ही मुश्किल है, और मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो सुन के शायद तुम्हें डर भी लग जाए और तुम ना भी कर पाओ। अगर अमीर बनना चाहते हो तो करना पड़ेगा। मैं उसका सारा बात एकदम ही ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारे पास के जंगल में तुम जाना मांस के टुकड़े के साथ, और मांस का टुकड़ा जब तुम चलोगे पीछे एक एक करके फेंकते जाना, और हाँ ध्यान रखना कि तुम्हें पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखना है, बस मांस के टुकड़ों को फेंकते हुए आगे जाना है। और हाँ, जिस दिन तुम्हें वो मांस चबाने की आवाज़ आने लगेगी समझ जाना तुम्हारा काम होने लगा है। और हाँ, जिस दिन वो आवाज़ आएगा तुम्हें साथ में एक लोटा भी लेके जाना है। बगल के तालाब से तुम्हें पानी लेना है, और वो उस टाइम लोटा जो है बहुत ही तुम्हें गर्म लगेगा, पर तुम्हें जैसे तैसे करके वो लोटा संभाल के तुम्हें लेके जाना ही पड़ेगा। फिर ये सब सुनने के बाद मैंने एक नज़र उसके घर की ओर डाला, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोटे टूटे हुए रखे हैं। तो मैं इतना तो समझ गया कि ये आदमी भी यही कार्यक्रम किया था, और बाकी के जितने पैसेंजर थे जो अमीर बनाए वो भी यही सब करके अमीर बनाए। तो ये काम करने के लिए मैं संतुष्ट तो हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं रहूँगा कहाँ पे, तो उसने मुझे बोला जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता है तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया था। मैंने सोचा चलो रहने होने का तो इंतज़ाम हो गया है। फिर मैं घर वाले को सोचा फ़ोन करके बोल दूंगा कि अभी मुझे आने में टाइम लग जाएगा। फिर मैंने उस आदमी से बोला, भाई साहब मैं रेडी हूँ आप करने के लिए। तो आदमी ने बोला ठीक है चलो, कल रात को मांस के टुकड़ों को लेके जैसा मैंने तुम्हें बोला है वैसा ही करना होगा। और हाँ याद रहे, पीछे मुड़ के तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये सुनकर तो मैं थोड़ा सा डर गया, पर मैं क्या ही करता, बात जो अमीर बनने की थी। फिर ऐसे ही होते होते कल के सुबह के शाम हो गए। फिर उस आदमी ने मुझे बोला, ये लो। उस आदमी ने जो मुझे दिया था मांस से भरा हुआ एक झोला था, और साथ में एक लोटा भी दे दिया था। फिर से वो जाने से पहले मुझे एक बार बोल दिया, जैसा मैंने बताया है तुम्हें वैसा ही करना है। उसके बाद मैं चला गया। फिर जब मैं घर से बाहर निकला, वहाँ का माहौल एकदम ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं हो। फिर मैं उस जंगल के पास चला गया। कुछ देर के बाद एकदम मैं उस जंगल के सामने पहुँच गया। वो जंगल को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बल मानो कि कोई इंसान ही खड़ा हो, इस तरीके का वो जंगल और खौफनाक टाइप का जंगल था। और जो उस जंगल का पेड़ था, मानो पेड़ नहीं
इंसानी खड़ा हो। उस जंगल की पेड़ की बनावटी ऐसी थी कि लगता था एकदम सामने कोई इंसानी खड़ा है मेरा। फिर मैं उस जंगल के अंदर जाने लगा और मांस के टुकड़ों को पीछे फेंकने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे आसपास कोई है, और वो पेड़ को तो देख के मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है पीछे से। तब भी मैं ये सब बिना सोचे हिम्मत करके मांस के टुकड़ों को पीछे फेंकते हुए आगे बढ़ने लगा। समय आस्ते आस्ते बीतता गया, पर मुझे अभी तक कोई भी मांस चबाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तब भी मैं अपना काम करता हुआ गया। फिर जैसे ही मेरा काम हो गया, फिर मैं दूसरी रास्ते से उस आदमी के पास चला गया, जैसा कि उस आदमी ने मुझे बोला था कि मुझे दूसरे रास्ते से ही आना है। फिर मैं उस आदमी के पास पहुंच गया। फिर उस आदमी ने मुझे बोला कि तुम्हें कोई चबाने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने उस आदमी को बोला, नहीं, मुझे तो ऐसा कोई भी चबाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, पर वो जो पेड़ था वो इंसान की तरह मुझे लग रहा था। फिर उस आदमी ने बोला, वो पेड़ नहीं, इंसान ही है जो अभी पेड़ बन चुके हैं। जिसने गलती की वो पेड़ बन गए। जो 7वां लोटा है अभी तक कोई भी वो लेके नहीं आ पाया। जिसको जितना मिला वो लेके चला गया, और अभी तक ये 7वां लोटा मैं भी लेके नहीं आ पाया हूँ। अगर ये 7वां लोटा अगर तुम भी लेके नहीं आ पाए तो हो सकता है तुम मारे जाओ। अगर तुम लाने की कोशिश करते रहोगे तो बचे रहोगे, जैसा मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। इसीलिए कोशिश करते रहना है। जैसे जैसे ये दौर चल रहा है, अगर तुम करना बंद कर दो तो तुम्हारी मौत निश्चिंत है। दोस्तों, ये जैसे आदमी ने मुझे बोला, ये सुन के तो मुझे काफ़ी डर लगने लग गया था। खैर, मेरा लालच उस डर के सामने कुछ भी नहीं था। ये सब बिना सोचे मैंने फिर से सोचा कि नहीं, मैं कोशिश करती रहूँगा। फिर ये सब छोड़ के मैं अगली ही सुबह दूसरे दिन में वापस चला गया उस जंगल के पास। फिर जो मैंने देखा वो सब मांस के टुकड़े ऐसे ही पड़े थे, एकदम वैसा ही माहौल था। फिर मैंने उतना नहीं सोच के अपना काम जारी कर दिया। फिर मैंने मांस के टुकड़ा पीछे फेंकना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मेरा मांस ख़त्म हो गया, फिर वही दूसरी रास्ता से मैं उस इंसान के पास पहुंच गया। फिर मैंने उस आदमी को सब बात बताई कि आज भी मुझे मांस चबाने की कोई भी आवाज़ नहीं आया। तो उस इंसान ने मुझे बोला कि बस तुम काम करते रहो। ऐसे करते करते मुझे 3 दिन बीत चुका था। फिर मैं जैसे ही चौथे दिन उस जंगल के पास पहुंचा, तभी मेरे कानों में मांस चबाने की आवाज़ आने लगी। ये सुन के तो मेरे पूरे कान खड़े ही हो गए, और मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगा था कि आज तो मेरा काम पक्का हो ही जाएगा। फिर मैं तभी वो तालाब जिसकी वो आदमी बात कर रहा था, वो तालाब की ओर में बढ़ने लगा। और वो तालाब देखने के बाद तो मैं थोड़ा शॉक सा हो गया, क्योंकि वो बाकी तालाब से बहुत ही अलग था। फिर मैंने उतना सोचा नहीं, वो तालाब के पास जाके उस तालाब का पानी ले लिया लोटा में। और अचंभे की बात तो ये थी, वो लोटा का पानी पूरा ही गर्म हो चुका था। मैं जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी वो लोटा के लेके उस आदमी के पास पहुंचा, और पहुंचते ही आदमी ने मुझे बोला, क्या हुआ, आज तुम्हें वो आवाज़ ठीक से सुनाई दी? तो मैंने बोला, हाँ, मुझे आज वो आवाज़ सुनाई दी। और वो लोटा को मैं आदमी को देने लगा। तभी उस आदमी ने मुझे बोला कि लोटा को तुमने एक बार देखा भी है? मैंने ना में जवाब दिया। फिर मैं सोचा कि एक बार मैं लोटा पे ध्यान देता हूँ। फिर मैं जैसे ही लोटा के अंदर देखा तो उसमें सही में पूरे सोने के सिक्के भरे हुए थे। उस सोने के सिक्के को अब मैं अपने हाथों से छूने लगा था, और छू के मुझे ऐसा एहसास होने लगा था, अब तो मैं अमीर बन ही जाऊंगा, अब मुझे कोई चीज़ की भी कमी नहीं होगी। फिर मैंने उस आदमी को बोला कि ये तो मुझे मिल गया है, अब क्या मैं जा सकता हूँ? उस आदमी ने बोला, ज़्यादा खुश मत हो, ये तो पहला पड़ाव था, अभी 6 पड़ाव और बचा हुआ है। तो उस आदमी ने बोला, अगर मैं ना करूँ, यही लेके चला जाऊँ तो? उस आदमी ने बोला, तुम लेके जा सकते हो, पर इससे तुम ज़्यादा दिन बचोगे नहीं, मारे जाओगे। ये उस आदमी की बात सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। फिर मैंने उस आदमी को बोला, ठीक है, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। फिर ये काम ऐसे ही चलता रहा, पर ऐसे करते करते मैं 5वें लोटे तक ही पहुँच गया, और मेरी हिम्मत पूरी टूट चुकी थी, और मुझे घर जाने का भी बहुत मन कर रहा था। और मैं सोचा कि मैं उस आदमी को जाके बोल दूं कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने उस आदमी को बोल दिया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं है। तो उस आदमी ने बोला, तुम जा सकते हो, पर तुम ज़्यादा दिन बचोगे नहीं, और ये जो सोना है तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा फैमिली ही यूज़ कर पाएगा। तो ये सुन के मैं डर गया। फिर मैंने उस आदमी को बोला कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उसने बोला, उपाय है, यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे एक संत बाबा बैठते हैं।
वो बाबा सारी समस्या का हल करते हैं, तुम्हारा भी हल कर देंगे। अगर वो चाहेंगे तो तुम बच पाओगे, पर उनसे मिलना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। फिर मैंने उनसे बोला कि वो तो अब मैं देख लूँगा, मुझे कैसे जाना है। फिर सारा सामान लेके मैं निकल गया। फिर मैं वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे वो बाबा रहते थे, पर मैं किसी से भी पूछता तो कोई मुझे उनसे मिलने ही नहीं देता। ऐसे ही करते करते मुझे 1-2 महीना बीत चुका था। फिर मेरा जो शरीर है वो भी बदलने लगा था। मैं इतना तो समझ गया अब मेरी मौत पक्की है, ना ही मुझे वो बाबा से कोई मिलने दे रहा था। मैं यही सब मन में सोच ही रहा था, अब तो मैं बचूंगा नहीं। तभी मुझे दिखाई दिया वो संत का गेट। तभी मैंने अचानक से वो बाबा का गेट खोल दिया और वो बाबा वहीं पे थे। अचानक मुझे उनकी दर्शन हो गई। उनके आशीर्वाद से मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर तभी मैं नॉर्मल हो गया, मैं पूरा ठीक सा हो गया था। फिर मैं अपने घर जाने लगा। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा बहुत ही परेशान थे। दोस्तों फिर मैं घर पहुँच गया, पर मुझे अभी भी लगता है कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। पर वो बाबा की कृपा से मैं अभी भी ठीक हूँ एकदम, और मैं उनको बहुत पूछता भी हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप कमेंट में बताइएगा आपको किस टाइप का कहानी चाहिए। हम आपकी कहानी ज़रूर लेके आएंगे। तो इस कहानी में बस इतना ही।